रोड सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया ही नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफ की लाइफलाइन है। सेफ जर्नी का मतलब सिर्फ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी है। गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक सिस्टम स्मूथ हो और रोड एक्सीडेंट्स कम हो। और आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट मौजूद, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी एंड ऑफिसर इंचार्ज स्टेट रोड सेफ्टी सेल, मिसेस निधि सिंह, जो हमें बताएंगी रोड सेफ्टी का असली इंपॉर्टेंस, करंट इनिशिएटिव्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। और साथ ही हम जानेंगे कि हम कैसे रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much, Shalvi. Thank you for inviting me for this podcast. वेलकम मैम, इट्स अ प्लेजर टू यू हैव यू विद अस। तो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपको एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्ट पर काम करते हुए कितना टाइम हुआ है और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? शालवी, 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट कमिटी बनी थी रोड सेफ्टी की, जो कि एक केस लगाकर राज सीकरन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो उसका कंसर्न शो करते हुए एक सिविल रिट पिटीशन लगी थी जी। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने सभी स्टेट्स को डायरेक्शन दिए थे कि आप अपने स्टेट के अंदर एक स्टेट रोड सेफ्टी सेल बनाएं, जो कि पूरे स्टेट में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, कोऑर्डिनेशन का। तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स, 2016 में इसमें स्टेट रोड सेफ्टी सेल बन गया था। एंड इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल सेल, कि इसमें जैसे पुलिस के भी अधिकारी हैं, मेडिकल हेल्थ के भी अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे एजुकेशन है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो इन सब के अधिकारी पोस्टेड होते हैं। तो सब लोग मिलके सभी, क्योंकि रोड सेफ्टी एक कॉम्प्लेक्स इशू है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के करने से नहीं होगा, तो इसीलिए सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यहाँ डेडिकेटेड रूप से पोस्टेड है और सब लोग एक साथ मिलके रोड सेफ्टी का काम कर रहे हैं। तो ये सेल 2016 में बना था और तब से मैं इस सेल की ऑफिसर इंचार्ज हूँ। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस आप कह लीजिए कि अच्छा भी रहा, और कुछ चीजें, कुछ इश्यूज भी आए, कुछ चैलेंजेस भी आए। तो अच्छा इन द सेंस कि हमें एक बहुत ग्लोबल कॉज के लिए काम करने का मौका मिला, क्योंकि जैसे जैसे आप बात कर रहे हो रेस की, तो जैसे जैसे रोड्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ इसका एक साइड इफेक्ट है कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा काम था कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी हम लोगों को एक अच्छा काम करने का मौका मिला। और चैलेंजेस ये थे कि इतना कॉम्प्लेक्स है और इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स है कि सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, सबकी प्रायोरिटी पे इसको लेकर आना, और सब डिपार्टमेंट्स को है ही इसमें स्टेक होल्डर्स, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे स्टेट के जो सिटीजन्स हैं या दूसरे स्टेट्स के लोग आते हैं, जो लोग रोड्स को यूज़ कर रहे हैं, जो रोड यूजर्स हैं, उनको भी सेंसिटाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है रोड से। तो आपने चैलेंजेस की बात करी है, सो रोड सेफ्टी मेजर्स के लिए आप जो प्लान्स तैयार करते हैं, तो वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं? और यानी आप किस तरीके से स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि हाँ, इस बार अगर ये प्लान बना रहे हैं तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, तो कोई कॉमन स्ट्रेटजीज आप हर प्लान में इन्वॉल्व करते हैं? देखिए, जो स्टेट का पहला एक्शन प्लान हमने बनाया था, वो सभी डिपार्टमेंट से इनपुट लेके 2018 से 20 का था। उसके बाद हमें लगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो हम लोग दूसरे स्टेट्स को भी हमने स्टडी किया जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, दूसरी कंट्रीज को भी स्टडी किया। फिर हमने 2020 में एक्शन प्लान बनाया था, और उसमें सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ एक्शन था जो उनको करना था। जैसे पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट का काम करना, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब लाइसेंसिंग सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं, और इस तरीके की चीज़ें। रोड होल्डिंग एजेंसी रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या वर्क करेगी, तो ये उस टाइम हमने एक्शन प्लान बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड ओवर जो है टारगेट्स रीसेट हो गए, क्योंकि पहले जो यूएन का टारगेट था 2011 से 20 तक को डेकेड फॉर एक्शन रोड सेफ्टी का एक्शन रोड सेफ्टी बनाया था उन्होंने, और गोल था कि हम 2020 में रोड एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली डेथ्स को अचीव कर ले। लेकिन ये कहीं भी नहीं हो पाया, बहुत कम इक्का दुक्का डेवलप कंट्रीज जो है वहां पे हो पाया। लेकिन इंडिया में, और मैं कह दूं आपको कि 130 ऑलमोस्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो फिर यूएन ने इस गोल को रिवाइज किया और फिर ये कहा कि ये जो हमारा रोड एक्सीडेंट्स और डेथ्स को कम करने का टारगेट है 2030 तक हम 50% पे लेकर आएंगे। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो है डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड के, उसमें भी इस टारगेट को रखा गया कि 2030 तक। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने फिर 2024 में एक एक्शन प्लान और बनाया, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें पीडब्ल्यूडी नोडल डिपार्टमेंट था। उस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया। उस एक्शन प्लान को सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट के साथ बार बार 1-to-1 डिस्कशन किया कि क्या चीज़ें हैं जो कि वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत डूएबल होना चाहिए। उसके बाद फिर इसको हमारे स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको देखा, रिव्यू किया, सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए कि आप इसको फॉलो करो। और उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया और फिर हमने इसी सभी डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट किया कि वो इसको फॉलो। तो प्लान्स बनाने की आपने बात करी, तो प्लान्स बनाते समय और उनके एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? क्योंकि कभी-कभार फाइल्स डिले हो जाती हैं, कोई चीज़ है वो आगे एक्सटेंड हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है? देखिए, ये सब तो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, फाइल कभी डिले हो गई, फंड्स का इश्यू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि चैलेंज है ये, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हर डिपार्टमेंट अपना कुछ ना कुछ और काम कर रहा है। जैसे मेडिकल एंड हेल्थ है, उनके बहुत बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे काम। जी। अ, पुलिस डिपार्टमेंट है, क्राइम भी है, सब कुछ है। हमारा डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू भी है, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उसके साथ-साथ रोड सेफ्टी को लेकर हम कैसे चलें और सारे डिपार्टमेंट्स इसमें किस तरीके से प्रायोरिटी पे इस चीज़ को लेकर आएँ, क्योंकि राज्य सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और बार-बार टॉप मोस्ट लेवल पे भी इसमें डायरेक्शंस आते रहते हैं कि आप लोगों को ये करना है। तो इसीलिए, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि डाउन द लाइन जो जिले हैं, हर जिले में एक सड़क सुरक्षा समिति बनी की है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। तो वहाँ पे डाउन द लाइन डायरेक्शंस को वो करना और फिर उनको कंप्लाई करने के लिए, कराने के लिए बार-बार कोऑर्डिनेट करना। जी। तो और दूसरी चीज़, आप एक्शन प्लान की बात कर रहे थे, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई कि अभी जो हमारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस आ गया है, उसमें 4 डिपार्टमेंट्स जो है वो रोड एक्सीडेंट्स की ऑनलाइन एंट्री करते हैं। उसमें जैसे सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है उसकी एंट्री करता है उस आईराइड ऐप में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और उसके बाद सेकंड, फिर वो क्या है कि जब एंट्री हो जाती है उसका लैटलॉन्ग आ जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उसको भरता है, रोड ओनिंग एजेंसी भी उसमें भरती है और मेडिकल एंड हेल्थ भी। तो जब सब मिलके जब ये काम करते हैं तो हमें प्रॉपर लोकेशंस मिल जाती है एक्सीडेंट्स की, तो हमें एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करने में आसानी होती है। तो डाउन द लाइन जैसे जिले हैं तो जिलों में कैसे वो अपने लोकेशंस देख सकते हैं, किन थानों में ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कौन सी ऐसी रोड्स है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो फिर उसके हिसाब से वो एविडेंस के हिसाब से वहाँ एम्बुलेंसेस की पोजीशनिंग हो या एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो या रोड इंजीनियरिंग में सुधार है, ये सब काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से इतने हाई रीज़न्स, मतलब हाई नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होने के क्या रीज़न्स हैं? आपने ठीक बोला कि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट है इंडिया का, लेकिन फर्स्ट नंबर पे नहीं है राजस्थान। राजस्थान जो डेथ्स होती है उसमें पूरे इंडिया में 5th या 6th नंबर पे रहता है और एक्सीडेंट्स में 8th या 9th नंबर पे रहता है पिछले कई सालों से। इसमें ये बात नहीं है कि ये कम है, ये बहुत हाई फिगर्स हैं। यस मैम। और लगभग 25,000 लोग हर साल, अब मतलब 25,000 को एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हर साल और इतने ही लोग इंजर्ड हो रहे हैं और 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट्स में, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है। कारण इसका है कि जैसे जैसे हमने बताया, व्हीकल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं, रोड्स तो है ही, रोड कितनी ज़्यादा है, रोड्स अच्छी भी हो रही है, उसके साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है लोगों। तो स्पीड के कारण हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स और भी, जैसे और कई कॉजेज़ होते हैं, ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं लोग और बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कई बार इंजीनियरिंग का भी फॉल्ट होता है, कई बार हमारा हर जगह एनफोर्समेंट सिस्टम नहीं हो सकता क्योंकि मैन पावर थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो ये बहुत सारे ये सब इश्यूज होते हैं जिसके कारण, लेकिन सब लोग अपना रोल बेहतर रूप से प्ले करने की
का प्रयास। इस साल के बजट में रोड सेफ्टी को लेकर क्या खास प्रोविजंस और मेजर्स लिए गए हैं? देखिए, हर साल, क्योंकि मैंने जैसे बताया राज्य सरकार बहुत गंभीर है इसको लेके, तो हर साल रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बजट अनाउंसमेंट्स ज़रूरी होती है। इस बार की बजट अनाउंसमेंट में वो कहा कि हम लोग करती जो मेजर ब्लैक स्पॉट्स है उसको ठीक कराएंगे, और इसके अलावा जो रोड्स के किनारे ड्राइवर्स के फटीग के कारण कई बार एक्सीडेंट्स रोड साइड ए साइड एबिलिटीज बनाना और ट्रॉमा सेंटर्स डेवलप करना, ये सब कुछ था इस बार की बजट घोषणा है। तो आपने बात करी ब्लैक स्पॉट की, तो मैम ये ब्लैक स्पॉट क्या होता है? इसके बारे में अच्छे से बताइए कि इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इनके लिए क्या प्लानिंग होती है? देखिए, अभी जो सिस्टम है ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन का, अभी पुलिस डिपार्टमेंट ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करती है। इसमें इसका ये मानते हैं कि 500 मीटर का एक ऐसा स्ट्रेच जिसमें पिछले 3 सालों में या तो 10 गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं, 5 डेथ्स हुई हैं या 5 गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उसको ब्लैक स्पॉट मानते हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट हर साल आइडेंटिफाई करती है कि जैसे नेशनल हाईवेज पे कितने ब्लैक स्पॉट हैं, स्टेट हाईवेज पे कितने हैं, अदर रोड्स पे कितने हैं, और वो जिलेवार ब्लैक स्पॉट्स की सूची भेजती है। इस लिस्ट को हम लोग पीडब्ल्यूडी के साथ शेयर करते हैं, और पीडब्ल्यूडी फिर इसको सभी डिपार्टमेंट्स, मतलब जो रोड रनिंग एजेंसीज हैं, उसमें छांटते हैं वो लोग कि कौन सा ब्लैक स्पॉट किसका है, और उसके बाद फिर उसका रेक्टिफिकेशन के मेजर्स किए। मैम अक्सर हम इंडिया में देखते हैं कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। कई बार हमारे घर में भी लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हेलमेट कौन पहन के जाएगा, यूथ है उसको लगता है कि बाल खराब हो जाएंगे। तो अक्सर ये छोटी-मोटी चीज़ें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट्स होने का यही नंबर ऑफ पीपल का यही मेन रीज़न रहता है? देखिए, एक्सीडेंट्स होने का जो रीज़न है, एक्सीडेंट्स होने का रीज़न जैसे ओवर स्पीड है ही, क्योंकि अगर आदमी तेज चल रहा है तो कुछ आगे कुछ आ भी जाता है अचानक, तो वो ब्रेक नहीं लगा पाता, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितनी स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है व्हीकल का। या फिर हम लोग अक्सर देखते हैं कि व्हीकल चलाते समय फ़ोन पे बात कर रहे हैं या ड्रंक ड्राइविंग हो रही है ना? तो इस तरीके के बहुत सारे रॉन्ग साइड से शॉर्टकट मार लेना, ये सब है। हेलमेट और सीट बेल्ट है, ये जो है ये प्रोटेक्टिव गियर्स है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है या हम अपने आप को कैसे बचाएं, उसके लिए एक्सीडेंट्स होने से रोकने के लिए, खुद को चोट कम से कम लगे उसके लिए प्रोटेक्टिव गियर्स प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस है। तो इसीलिए ये कहना कि भाई, लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, पुलिस वाला खड़ा है, दोस्त हम हेलमेट लगा ले या सीट बेल्ट लगा ले, लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। ये सेफ्टी गियर्स है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि बाल खराब हो जाएँगे, लेकिन अगर सिर फट गया और कोई नुकसान हो गया, कई बार अंदरूनी चोट लग जाती है सिर में। या जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाया है, आपने देखा कई बड़े केसेज़ ऐसे भी हुए कि पीछे वाले ने ही सीट बेल्ट नहीं लगाया था। हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे देखे कि सीट बेल्ट पीछे वाले ने लगाया, तो आगे जाके ऐसी चोट लगी कि फिर लोग, मतलब अनफॉर्चुनेट होता है कि फैटेलिटीज़ हो जाती हैं। तो सीट बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे हम गली के ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हेलमेट एंड सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। कई बार तो गलियों के अंदर ही विज़िबिलिटी नहीं होती, उसमें भी एक्सीडेंट्स होगा। तो हर जगह इन चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी, पुलिस वाले के लिए नहीं, खुद के लिए, हाँ, खुद के परिवार के लिए, खुद की जान के लिए। फिर लव्ड वन्स छिन जाते हैं। हाँ। ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, तो इससे जो चालान होते हैं मैम, उनके चालान्स का प्राइस बहुत हाई होता है। तो आपको ये लगता है कि इनका प्राइसेस थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है? या फिर कोई कभी ऐसी पॉलिसीज़ बनाने का माइंड में आया हो कि जिससे लोग खुद ही इन चीज़ों को करें और इनिशिएटिव्स लें खुद से कि हाँ, चालान का प्राइसेस भी कम हो जाए और लोग खुद से आगे रहें कि हाँ, हमें ये चीज़ फॉलो करनी है? देखिए, आपकी बात ठीक है, पहले चालान्स के प्राइस थोड़े कम थे, लेकिन बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें रिवाइज़ किया। उसका कारण ये नहीं है कि भई पैसे ज़्यादा हैं या को लोगों पे बर्डन पड़ता है, नहीं, लोग गलतियाँ ही क्यों करें? हे, चालान पे करना अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हमें चालान पे करने की नौबत ही क्यों है? अगर हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन में चलेंगे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो भाई, मतलब किस लिए इस चीज़ का ये, मतलब ये रेट कम हो या ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो डेटरेंट होता है, ये डेटरेंट इसीलिए है कि लोग रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक वायलेशंस ना करें। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इतने सारे लोग इंडिया में ही आप देखो, 1.5 लाख लोग साल में रोड एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ हो जाती है।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें तो रूल्स को फॉलो करना कोई मतलब इट्स अ डिसिप्लिन। ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है कि हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे या आप कहीं से सिफारिश करवा दें या ये है ना। इम्पोर्टेंट तो ये है कि रूल फॉलो। सीट बेल्ट ना लगाना, हेलमेट ना पहनना या ड्रंक एंड ड्राइव वाले जो केसेस होते हैं, तो उनके जो चालान होते हैं, उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। तो मैम हर कोई लोग इन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो कभी सोचा है कि इनकी प्राइसेस कम होनी चाहिए और कुछ ऐसे पॉलिसीज़ आनी चाहिए जिससे कि लोग खुद से इनिशिएटिव लें कि हाँ, हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। सिर्फ चालान भरने तक के लिए हम हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। देखिए रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, अभी से नहीं, जब से मतलब शुरू से ही ये रूल्स एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। अब उनको फॉलो करना नहीं करना तो ये लोगों के ऊपर है कि वो क्यों नहीं फॉलो करना चाहते। चालान पे करना तो बाद की बात है। ऐसी नौबत ही क्यों आए अगर हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होंगे, अगर हम लोग प्रॉपर डिसिप्लिन से रोड पे चलेंगे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हमें चालान्स हम एनफोर्समेंट ठीक है, एक डेटरेंट होता है लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन अगर लोग खुद ही डिसिप्लिन होंगे तो ऐसी एनफोर्समेंट की नौबत ही नहीं आएगी, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्यों हम सबको लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, हम सब एक सभ्य सोसाइटी में रहते हैं तो व्हाई नॉट? यस मैम। और रिसेंटली दिसंबर 2024 में जो टैंकर ब्लास्ट हुआ, जिसको सभी बड़े मीडिया हाउसेस ने कवर किया, काफ़ी सीरियस मैटर था मैम, कई लोग की जान गई और बहुत नुकसान हुआ। तो मैम सरकार काफ़ी पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन बताया गया कि वहाँ पे कोई टी पॉइंट था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो मैम ऐसे कई छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स डेली होते हैं जो न्यूज़ में कवर भी नहीं होते हैं और डेली अक्सर होते रहते हैं। तो मैम इनके पीछे कोई कॉमन रीज़न्स हैं? देखिए, हर एक्सीडेंट इसको एक्सीडेंट बोलते हैं क्योंकि ये अचानक हो जाता है, किसी को पता नहीं होता कि ये होने वाला है। तो रीज़न्स कई अलग-अलग होते हैं, जैसे आपने भागरोटा वाला जो बताया है, बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट एक्सीडेंट था और थोड़ा-सा शायद उस टाइम अंधेरा भी था और जिस तरीके से टर्निंग के टाइम में वो हो गया, तो कुछ ऐसा था कि कई बार रोड जो हमारा कई बार रोड इंजीनियरिंग का थोड़ा-सा डिफेक्ट रह जाए या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो, उस वाले केस में स्पीडिंग भी थी, ड्राइवर की लापरवाही भी पाई गई। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता कि जिसके कारण हम कह दें, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि स्पीड है। तो अगर स्पीड कंट्रोल होगी तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएँगी। अगर आप और मैं ही सड़क पे जा रहे हैं और अगर हमारी स्पीड हमारे कंट्रोल में है और हम भी जब भी चाहें हम अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा पाएँ और हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस ना बढ़े तो वैसे ही कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो क्योंकि हमारा बहुत मिक्स्ड ट्रैफ़िक है इंडिया में और बहुत हमारी पॉपुलेशन भी है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी एक चीज़ के लिए इस चीज़ को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है कि भई ये कारण रहा होगा तो ये हो गया होगा। हुँ, हुँ। और मैम एक चीज़ और कि हर साल 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? क्या होता है? क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? आप कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं? एनजीओज़ भी आई गेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैम वो पूरा समझाइए एक बारी। देखिए ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह या माह होता है। कभी-कभी ये वीक मनाया जाता है, कभी-कभी इसमें हम मंथ भी मनाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ भारत सरकार से ही ये डेट्स डिसाइड होती हैं कि हम माह बनाएँगे या सप्ताह मनाएँगे। तो उस सप्ताह या माह के दौरान सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि जो भी डायरेक्शंस आते हैं केंद्र सरकार से, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं, जिसको वो लोग डायरेक्शन में भेजते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जो कि हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी का अवेयरनेस है या फिर आई कैंप्स लगवाना है क्योंकि कई ड्राइवर्स की आंखें वीक होती हैं, आई कैंप्स लगवाने हैं या जैसे झाड़ियाँ ही कटवानी है, कई जगह पेड़ों रोड की विजिबिलिटी कम हो जाती है झाड़ियों के कारण या ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगवाने हैं या इस तरीके की। तो ये सभी सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं ये सभी जिलों को सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स को जाते हैं और सब लोग अपने लेवल पे कई एक्टिविटीज़ कराते हैं। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्कूल्स में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं इसमें। और फिर इसका एक चीज़ और भी है कि जो भी प्रोग्राम्स हर स्टेट कर रहे हैं, जिसको आप माई भारत पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, माई भारत पोर्टल पे भी अपलोड करते हैं। तो एक काफ़ी एक हम कह लें कि
एक इस तरीके की एक्टिविटी होती है कि सब लोग जागरूक हो जाएं कि रोड एक्सीडेंट्स को हम किस तरीके से कम कर पाएं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, इसमें पूरा का पूरा परिवार जो है, चाहे वो व्यक्ति घायल हो जाए या अपाहिज हो जाए, पूरा का पूरा परिवार सफ़र करता है। तो इसीलिए ये एक सिंबॉलिक है। वैसे तो अब ऐसा नहीं है कि भई 7 दिन या 1 महीने की एक्टिविटी हो रही है, पूरे साल कुछ ना कुछ रोड सेफ्टी का काम होता रहता है, सब डिपार्टमेंट्स करते हैं और कोऑर्डिनेशन से जिलों में अब हर महीने जिले में सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग होती है, जिसमें जिला कलेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्या-क्या काम करवाने हैं। तो ये एक राउंड द ईयर एक्शन है कह लें। ये सिर्फ़ पर हम कह सकते हैं कि ये एक सिंबॉलिक होता है कि इस वीक में हम बहुत फ़ोकस्ड रूप से रोड सेफ्टी के लिए काम करते हैं। जब मैम आप काम करते हो लोग भी मतलब है ना एंगेज होते हैं, वो सामने से चीज़ों को करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि हाँ, हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती होगी हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, वो सीरियस ले रहे हैं हमारी चीज़ों को? बहुत अच्छा लगता है और जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी बातों को किसी ने सुना, समझा और उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा ही सुनने में आता है कि बच्चे ही पेरेंट्स को टोक देते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आप गाड़ी को धीरे चलाओ और इस तो ये सब चीज़ें जब ऐसा सुनने को मिलता है कि बच्चे इतने जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि एक फैक्ट और है जो कि बहुत ही सोचने की बात है और बहुत ही गंभीर विषय है कि रोड एक्सीडेंट्स में हमारी जो 80% डेथ्स हैं दैट इज़ 18 टू 45 का एज ग्रुप, जो कि ब्रेड अर्निंग मेंबर्स होते हैं फैमिली के। यस मैम। तो ये जब यूथ इस चीज़ को सीरियसली लेता है, जब यूथ सोचता है कि हम डिसिप्लिन रहें, हम फॉलो करें और जब हमें ऐसा लगता है कि कोई फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत संतोष की अनुभूति होती है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये वाक़ई लोग सीरियस हो रहे हैं और वो अपने जान के प्रति केयरिंग हो रहे हैं। वाओ मैम! अच्छा, हमने यूथ की बात करी, तो मैम कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्टंट्स करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और कहते हैं कि हमारा पैशन है। तो आप यूथ को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि ये चीज़ मत करो क्योंकि लाइफ अल्टीमेटली अफेक्ट हमारी लाइफ होती है। घर पे जो अर्निंग होते हैं मेंबर्स बैकबोन की तरह काम करते हैं यूथ तो एक तरीके से, मैम फिर उन्हीं लोगों की डेथ हो जाती है। आज देखें, हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कभी कोई बच्चा घर से जाता है जब, तो पेरेंट्स को हमेशा जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता, हमेशा एक ये चिंता लगी रहती है, कोई अनहोनी सी आशंका सी बनी रहती है कि हमारा बच्चा घर नहीं आया तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और उसमें सबसे जो ज़रूरी बात होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिमाग में आती है कि कोई रोड एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यूथ ठीक है, वो एक रोमांच होता है, वो एक मोमेंटरी एक वो होता है कि हमने स्टंट कर लिया, एक रोमांच है, लेकिन अगर उसमें कुछ हो जाए, कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं कि बहन जो है, एक बहन रह गई, भाई चला गया, आजकल हर घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं, इतने बच्चे भी नहीं होते, मतलब वो अपने पेरेंट्स के लिए और जो भाई-बहन हैं एक-दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर घर में ये छोटी-सी लापरवाही के कारण, क्योंकि कितने सपने देखे होते हैं घर वालों ने कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो ये करेगा, वो करेगा, हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बनेगा, जो कुछ भी है। हर परिवार अपने अलग तरीके से सोचता है, लेकिन जो सबसे सब में कॉमन चीज़ ये होती है कि घर के बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यूथ को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम कुछ भी जो भी करना चाहें, ठीक है, थ्रिल अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टेम्परेरी क्योंकि सैटिस्फैक्शन लगती वो है। टेम्परेरी सैटिस्फैक्शन के लिए कई बार इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, अगर कोई ज़िंदगी भर के लिए हैंडीकैप्ड हो जाए, तो भी बहुत बड़ी मुश्किल होती है घर वालों के लिए, वो कैसे झेलें, वो रोज़ का मरना हो जाता है। और अगर इंसान चला जाए, तो फिर वो तो उस चीज़ का तो फिर कोई इसमें कुछ भी किसी भी चीज़ से वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे इस चीज़ को सोचें कि हम जो कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट, हम अपने घर के साथ-साथ हम अपने सोसाइटी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम आने वाले भविष्य भविष्य हैं हम। एसेट हैं। हाँ, एक एसेट है, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं, हम एक एसेट हैं अपनी अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए। हुँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। जान बहुत प्रेशियस चीज़ होती है।
और अगर यूं ही इंसान गवा दे तो इसका कोई कोई भी कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, तो मैम सोशल मीडिया पर हाल ही में एक इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ाकिया अंदाज़ में लोगों को इंस्पायर करते हैं ट्रैफिक रूल्स फ़ॉलो करने के लिए, उन्हें टोकते हैं, बड़े ही मज़ाकिया अंदाज़ में उन्हें बताते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने देखा है उनके प्रोग्राम्स को, कई बार मैंने उनके साथ प्रोग्राम्स अटेंड भी किए हैं। तो वाक़ई जो उनका तरीका है, जैसे वो हँसी-मज़ाक से बता देते हैं, बड़ा अटेंटिव होके बच्चे सुनते हैं उनको, क्योंकि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि कई बार जैसे कुछ भी अगर हम सीरियसली बता रहे हैं, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट कम हो। ऐसा लगता है डराने आए हैं या रोज़ एक ही बात बता रहे हैं, क्या ये बोर करने के लिए आ गए। लेकिन जब इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में ये एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए कि साइकोलॉजिकल है कि इंसान अगर इस तरीके से किसी चीज़ को पेश करता है, कोई भी हो, तो वो अलग तरीके से ग्रैस्प करती है उसको ऑडियंस। तो इसीलिए अच्छा तरीका है इंटरेस्टिंग वेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हम बिहेवियर चेंज लाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि हम यूथ को, बच्चों को या एक ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करते हैं जिनका जो सबसे ज़्यादा रोड पे रहते हैं और जिनका सेफ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। यस मैम। मैम आपने हमें रोड सेफ्टी के इतने महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से लेकर लोगों की अवेयरनेस तक की जिम्मेदारी तक। आपकी बातें हमारे व्यूअर्स को ज़रूर अच्छी लगी होंगी और कई सारे व्यूअर्स तो इंस्पायर भी हुए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके एफर्ट्स और आपकी सरकार की इनिशिएटिव से आने वाली समय में एक्सीडेंट्स कम हो सके और ट्रैफिक सिस्टम भी स्मूथ हो और रोड सेफ्टी पूरा एकदम टॉप लेवल पे चले। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।